कंप्लीट इंडियन पॉलिटी, कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम पूरा भारत का संविधान कवर कर रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था को पूरी तरीके से कंप्लीटली कवर कर रहे हैं, जिससे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल हल कर सकते हैं। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोला जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन है वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम जो भी वीडियो पढ़ाते हैं उसके साथ उसकी एक्सरसाइज भी देते हैं, जो कि यूट्यूब में पूरी तरीके से यूनिक है और आपकी प्रिपरेशन को वो 1 स्टेप ऊपर लेके जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये जो एक्सरसाइज उस क्वेश्चन जो होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड उसको आप कर लेते हैं, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से पूरी तरीके से उस टॉपिक में जो भी पूछा जाता है आप जान सकेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसे मिस मत करिएगा। तो ये मिलेगी कहाँ आपको? ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, इसका लिंक हम देते हैं। ये प्रैक्टिस सेट जो होता है वो वेबसाइट में पब्लिश करते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप जाकर उसे फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्टली आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com। ये एक ट्रेजर है आपके लिए, इस वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहिए। इसमें आपको नोट्स और गाइडेंस, प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिल रहा है। इस वीडियो में जो भी नोट्स है, पीपीटी है, उसको भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आप वेबसाइट में प्राप्त कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये होते क्या है? ये एक तरीके से डायरेक्शन दिया जाता है सरकार को कि किस तरीके के पॉलिसीज वो राज्य में, देश में स्थापित करें। तो इनके बारे में जानते हैं। इनका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 4 पार्ट 4 में दिया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 तक में इन्हें बताया गया है। और ये विचार आया कहां से? संविधान निर्माताओं के मन में ये विचार आया 1937 में। आयरलैंड का संविधान है, उससे इन्होंने लिया था। और आयरलैंड ने कहां से लिया था? आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लिया था। कुछ बातें कही गई हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, इन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ग्रैनविल ऑस्टिन बोलते हैं कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये संविधान की मूल आत्मा है। नीति निर्देशक तत्व और अधिकार जो है वो संविधान की मूल आत्मा है। बी आर अम्बेडकर ने भी इन्हें संविधान की नई विशेषता बताया, भारत के संविधान की नई विशेषता, जिसे नोवेल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जानते हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनकी क्या विशेषताएं? इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि नीतियों और कानूनों को प्रभावी करते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है। तो इनके नाम नीति निदेशक तत्व, निदेशक है, ये एक तरीके से निर्देश के तौर पे काम करते हैं। इसी से स्पष्ट होता है कि जो राज्य जो भी पॉलिसीज बनाएगा, जो भी लॉ बनाएगा, तो इन जो डायरेक्शंस दिए गए हैं इस भाग 4 में, उसको ध्यान में रखते हुए बनाएगा, उसको फुलफिल करने के लिए बनाएगा। और इस भाग में अनुच्छेद 36 में यह बताया गया कि स्टेट यानी राज्य का मतलब क्या होगा। राज्य का मतलब वही होगा जो भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स, अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर से जाके पढ़िए, पूरा डिटेल में, बहुत बेहतरीन कोर्स बना है उसमें। तो भाग 3 में जो स्टेट की डेफिनेशन है, वही स्टेट की डेफिनेशन इसमें भी लागू होगी। अब निदेशक तत्व जो है वो भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर जनरल और अन्य गवर्नरों को जारी किए थे, एक तरीके से डायरेक्शन। जो पहले ब्रिटिश सरकार जो भारत के अंदर गवर्नर जनरल्स थे और गवर्नर थे, उनको डायरेक्शन देती थी कि कैसे उनको काम करना चाहिए। वैसे ही उसी तरीके से आज भारत का संविधान भारत की सरकार को ये निर्देश देता है कि किस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए, क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए। और इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना है।
अब इनकी प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। इनका नेचर क्या है? ये गैर न्यायोचित हैं, ये नॉन जस्टिफिएबल हैं। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है तो उनकी प्रकृति क्या है वो आप लिख के बताइए कमेंट बॉक्स पे। तो फंडामेंटल राइट्स की प्रकृति मैं बता देता हूं, वो है जस्टिसेबल। अगर उनका हनन होता है, अगर स्टेट या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है तो आप उसे न्यायालय से लागू करा सकते हैं, लेकिन इनके हनन पर आप उन्हें न्यायालय से लागू नहीं करा सकते कि ऐसी ये वाला डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट फॉलो नहीं कर रहा है तो आप न्यायालय पहुंच गए कि सरकार को निर्देश दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये नॉन जस्टिसेबल है। अतः जो सरकार है, केंद्र, राज्य एवं जो स्थानीय, इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं, कोई फोर्सफुल नहीं है। वो अपने हिसाब से इन्हें करने के लिए उनको डायरेक्शंस दिया गया, लेकिन उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता सरकार को। अब अनुच्छेद 37 क्या बोलता है? अनुच्छेद 37 बोलता है कि जो निदेशक तत्व है देश में, देश के शासन में मूलभूत है, फंडामेंटल है, और विधि बनाने में राज्य द्वारा इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य की ड्यूटी होगी कि जब वो विधि बनाए, कोई लॉ बनाए, कोई पॉलिसी बनाए, तो इन तत्वों को लागू करे। एक तरीके से ड्यूटी, एक तरीके से सरकार को ये डायरेक्शन दे रहा है। अब कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण और निर्धारण में न्यायालय इन्हें देखता है। न्यायालय अगर कोई भी कानून है उसको देखता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, या उसको डिस्क्रिप्शन उसको देखता है, तो उसमें इस चीज को भी महत्व देता है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फुलफिल करने के लिए वो लॉ तो नहीं बनाया गया है। तो इस तो किसी भी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने के लिए भी इनका उपयोग होता है। अब निदेशक तत्वों का वर्गीकरण, इनको क्लासिफाई किया गया। ऐसा कोई जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, ये संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन इनकी जो दशा है, दिशा है, इसके आधार पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। एक समाजवादी है, दूसरी गांधीवादी है, और तीसरी उदार बुद्धिजीवी। और उसी में हम पढ़ेंगे जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको इन्हीं 3 क्लासिफिकेशन से पढ़ेंगे। तो समाजवादी है, गांधीवादी है और उदार बौद्धिक है। और समाजवादी का क्या लक्ष्य है? इनका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना। गांधीवादी का क्या लक्ष्य है? इनका ये जो सिद्धांत है वो गांधीवादी, जो गांधीयन प्रिंसिपल्स है उन पर आधारित है। और उदार बौद्धिक जो है वो उदारवादिता के सिद्धांत, लिबरलिज्म के सिद्धांत के पर आधारित है। समाजवादी में अनुच्छेद 38 है। अनुच्छेद 38 क्या बोलता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता को समाप्त करना, ये राज्य को ऐसा करना चाहिए। तो लोक कल्याण, जो पब्लिक वेलफेयर है, उसकी अभिवृद्धि के लिए जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है उसको इस्टेब्लिश करे, और उसके द्वारा जो सामाजिक व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करे, और जो आय, प्रतिष्ठा और अवसर है उसकी असमानता जो है, जो समाज में स्थापित है, उसको समाप्त करे। तो एक तरीके से इक्वालिटी स्टेट में आए, ऐसा डायरेक्शन दे रहा है सरकार को अनुच्छेद 38 में। एक वेलफेयर स्टेट, एक पब्लिक वेलफेयर का डायरेक्शन दे रहा है। अब अनुच्छेद 39 क्या बोलता है? अनुच्छेद 39 बोलता है क्या सुरक्षित करेगा सरकार? सुरक्षित करेगा सरकार की सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ये सुरक्षित करेगा। दूसरा, समुदाय के जो भौतिक संसाधन है उनका सम वितरण, एक तरीके से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा ना हो कि कोई एक वर्ग पूरा रिसोर्स संसाधन लिए जा रहा है और कोई एक वर्ग के पास संसाधन नहीं आ पा रहा है। तीसरा क्या कि जो धन और उत्पादों हैं उनके साधनों का संकेंद्रण रोकना, कि कहीं एक जगह इकट्ठा ना हो पाए, कोई एक वर्ग उस पर अपना मोनोपोली ना बना ले, जो धन और उत्पाद है। चौथा है पुरुष स्त्रियों इनमें समान कार्य समान वेतन हो, और कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति, और बालकों को बाल श्रम, इससे भी संरक्षण प्रदान करे सरकार, और बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर दे। तो ये सारे डायरेक्शंस सरकार को दिए गए। अब कुछ गांधीवादी देख लेते हैं। गांधीवादी एक अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 क्या बोलता है कि ग्राम पंचायत है उनका गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करना ये राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 43 है।
अनुच्छेद 43 है, ग्रामीण क्षेत्र जो है उनमें कुटीर उद्योग जो है, जो व्यक्तिगत या सहकारी, उनको प्रोत्साहन दे। अनुच्छेद 43 बी, जो सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनके स्वैच्छिक गठन और स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन, इनको बढ़ावा दे सरकार। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको बेसिकली बढ़ावा देने की बात कर रहा है। अनुच्छेद 46 है, ये बोलता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन दे सरकार, और सामाजिक न्याय दे और शोषण से सुरक्षा करे। तो एक तरीके से आप देखिए ये जितने भी गांधीवादी पढ़े हैं, ये सारी किस पर बेस्ड है? ये गांधी जी की फिलॉसफी पर बेस्ड है। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में गांधी जी ग्राम पंचायत, जो गांव है उसकी बात किया करते थे कि जो गांव है वो एम्पावर्ड होने चाहिए, सशक्त होने चाहिए। और कुटीर उद्योग, इसकी बात गांधी किया करते थे, चरखा, ये सब चीज़ की। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, और जो सामाजिक न्याय हो गया, जातिगत जो शोषण है उसको खत्म करना, ये सारी चीज़ें गांधी जी की प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड है, इसलिए इन्हें गांधीवादी इस श्रेणी में रखा गया है। उदार बौद्धिक, ये उदारवादी का वादता के सिद्धांत पर आधारित है। अनुच्छेद 44, तो भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 44, ये एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें है? अनुच्छेद 44। इसकी मांग कई बार होती रहती है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं है, इस पर एक डिबेट चलती रहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब भारत में सभी जितने भी वर्ग हैं, जितने भी धर्म है, सबके लिए एक भारत के अंदर एक कोड, एक लॉ चले। अनुच्छेद 45, सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, ठीक है। और ये 46वें संविधान संशोधन द्वारा इसको चेंज करके, पहले इसमें 14 वर्ष था इसलिए इसको मैंने काटा है, फिर जो संशोधन हुआ उसके बाद इसे 6 वर्ष कर दिया गया। अब अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, ये राज्य का कर्तव्य होगा, ऐसा प्रोवाइड करना, ऐसा बढ़ावा देना। अनुच्छेद 48 ए, पर्यावरण का संवर्धन और संरक्षण करना, और वन तथा वन जीव जो है उनकी रक्षा करना। अब और कुछ पढ़ते हैं, कुछ और समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 39 ए क्या है कि समान न्याय और गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। जो एक लीगल सर्विस है वो निशुल्क तौर पर गरीबों को उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि लॉ सबके लिए और सबको होना चाहिए। तो ये राज्य का कर्तव्य होगा कि कोई अगर गरीब है और वो न्याय पाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, वो सक्षम नहीं है, तो राज्य उसे निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 41, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निरक्षरता यानी डिसेबिलिटी, इन दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार, इसको संरक्षित करना, ठीक है। तो आप काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का, और अगर कोई डिसेबिलिटी है, बुढ़ापा है, बीमारी है, इन दशाओं में लोक सहायता मिले, उसे पब्लिक स्टेट के द्वारा हेल्प मिले, ये अधिकार, इसको संरक्षित करना। अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। तो काम की जो दशाएं हैं वो एकदम ह्यूमन, मानवोचित होनी चाहिए, और जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं उसका भी उपबंध करना, ठीक है। प्रसूति सहायता जो है, मैटरनिटी बेनिफिट्स। गांधीवादी, अनुच्छेद 47, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक जो नशीली दवाएं हैं, मदिरा, ड्रग और इनके जो ड्रग हैं उनके औषधि प्रयोग से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध करे सरकार, ये राज्य को कर्तव्य, राज्य को एक निर्देश दिया जा रहा है। अनुच्छेद 48, जो गाय हैं, बछड़ाएं, अन्य दुधारू जो पशु हैं, उनकी बलि पर रोक लगे और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन दे सरकार। अब उदारवादी कुछ और है। अनुच्छेद 39 में राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए जितने भी कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक हैं या स्थान या वस्तु, उनका संरक्षण करना। कई बार सरकार ये काम करती भी है, जितने भी पुराने जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनको फिर से उनकी मरम्मत करवाती है, ठीक है, उनका संरक्षण करती है। तो ये संविधान में बताया गया अनुच्छेद
49 में कि जो राष्ट्रीय महत्व वाले जो ऐतिहासिक संस्मारक हैं स्थान है उनका संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। ठीक है, न्यायपालिका का यानी जुडिशरी का कार्यपालिका से इसको पृथक, एक सेपरेशन होना चाहिए। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना। अब कुछ समाजवादी और है, इनको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 43 कि सभी कर्मकारों के लिए, सभी वर्कर्स के लिए निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर ऐसा सरकार प्रोवाइड करे। ठीक है, जितने वर्कर्स हैं उनके लिए निर्वाह मजदूरी, एक अच्छी खासी उनको ऐसा पैसा मिले जिससे उनका निर्वहन हो सके, शिष्ट जीवन स्तर हो सके उनका, और उनको सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर मिले। तो वर्कर्स राइट, समाजवादी, आप इससे कैसे जान सकते हैं यहाँ पे किसकी बात किया है? वर्कर्स की बात किया है। समाजवादी सिद्धांत क्या है? जो वर्कर्स हैं वो इम्पावर्ड हो। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है उद्योग में, इंडस्ट्रीज में, उसको बढ़ावा देना, ये भी समाजवादी है। यहाँ पर भी वर्कर्स के राइट की बात की जा रही है। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करना। पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज इसको प्रोवाइड करना। जो न्यूट्रिशन लेवल है, पोषाहार स्तर है, इसको ऊंचा करना। भारत में जो न्यूट्रिशन का लेवल है वो काफ़ी कम है। सरकार को ये निर्देश मिलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है और सरकार इसके प्रति काफ़ी काम करती है। इससे पीडीएस की व्यवस्था की गई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत काफ़ी कम रेट पे खाना प्रोवाइड किया जाता है। जो अनाज है ये प्रोवाइड किया जाता है सबको। तो ये सारी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट कर रही सरकार, ये एक तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर रही है। संविधान में संशोधन द्वारा जोड़े गए कुछ नीति निर्देशक तत्व। अब कुछ बहुत सारे नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में थे, कुछ संशोधन द्वारा जोड़े गए। कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 39, 39A, 43A, 48A और 38। तो ये जो शुरुआत के 4 है वो 42वें संविधान संशोधन इसके द्वारा जोड़े गए 1976, और 38वां जो है वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। और ये हम सारा पहले भी देख चुके हैं। 39 क्या है, 39A क्या है, 43A क्या है, 48A क्या है, आप फिर से पीछे जाकर देख सकते हैं। अब 86वें जो संशोधन अधिनियम था 2002 में, उसमें अनुच्छेद 45 इसकी विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार बनाया गया। पहले प्राथमिक शिक्षा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु थी। अब अनुच्छेद 45 के तहत राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो जो अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु थी, पहले क्या थी? पहले ये अनुच्छेद 45 में प्राथमिक शिक्षा की बात पहले की गई थी, लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो प्राथमिक शिक्षा की जो बात थी वो अनुच्छेद 21 में आ गई, वो एक फंडामेंटल राइट बन गया। और अनुच्छेद 45 में चेंज करके सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो ये विषय वस्तु चेंज की गई, ये आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 43B ये 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया है। अब नीति निर्देशक तत्व, इनकी कुछ आलोचना भी की जाती है। कुछ संविधान सभा के जो सदस्य थे और कुछ राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं, ये कुछ आलोचना करते हैं कि जैसे इनमें कोई कानूनी शक्ति नहीं है, ये गैर न्यायोचित है, ये जस्टिशिएबल नहीं है। अगर सरकार इनको पूरा नहीं करती है तो आप न्यायालय के पास नहीं जा सकते कि सरकार इनको पूरा नहीं कर रही है। ठीक है, तो संविधान निर्माताओं ने इन्हें गैर न्यायोचित क्यों बनाया, इसकी भी रीज़न कुछ हैं, कुछ बताते हैं। ऐसा कि पहली बात तो आज़ादी के बाद भारत के पास इतने रिसोर्स नहीं थे, इतने पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे कि इन सारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको फुलफिल कर सके। इसलिए जो संविधान निर्माताओं थे उन्होंने इसे जस्टिशिएबल नहीं रखा, और स्वतंत्र भारत के नए निर्माण के लिए इसे कई तरीके के भारों से मुक्त रखना होगा। ऐसा भी था कि जो स्वतंत्र भारत है उसका नया निर्माण अगर होना है
तो बहुत सारे पहले से अगर बर्डन दे दिया जाए कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो स्टेट एक तरीके से उसके भार के तहत दब सकती है और जो भी काम होने थे वो शायद ना होते। तो इस तरीके का जो भार था उससे मुक्त करने के लिए संविधान निर्माताओं ने इसे गैर न्यायोचित यानी नॉन जस्टिसेबल रखा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये रूढ़िवादी हैं, कि जैसे सर जो आइवर जेनिंग्स है, इनके अनुसार ये निर्देशक तत्व जो हैं वो 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है, मतलब बेसिकली ब्रिटिश जो फिलॉसफी उस पर आधारित है। तो सिर्फ ये बेसिस एक तरीके से रूढ़िवादी कहना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं इसको। और बात अब कंपेयर करते हैं मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स और निर्देशक तत्व। तो इनमें कुछ टकराव की भी बात होती है। एक और मूल अधिकारों की न्यायोचितता और निदेशक तत्वों की गैर न्यायोचितता, तो दूसरी ओर निदेशक तत्वों को लागू करने की राज्य की नैतिक बाध्यता, जो कि अनुच्छेद 37 में बताई गई है। तो इससे क्या होता है कि दोनों के मध्य टकराव को जन्म हो जाता है। कैसे? मान लीजिए कोई पॉलिसी बनाती है सरकार, कोई भी लॉ बनाती है नीति निर्देशक तत्व को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब ऐसा लॉ बनने से ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि कोई फंडामेंटल राइट्स उससे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कोई फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो अब क्या हुआ, एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो गई। सरकार निर्देशक तत्व को इम्प्लीमेंट करे कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो इस पर जुडिशरी ने कुछ बोला है। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उच्चतम न्यायालय ने बोला है कि जो भारतीय संविधान है मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के संतुलन के बीच एक बैलेंस होना चाहिए, उस पर स्थापित है। ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। ये एक रथ के दो पहिए के समान है और एक दूसरे से कम नहीं है, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। अगर ये साथ में चलते हैं तभी भारत का जो संविधान है, भारत की व्यवस्था है, वो बनेगी। वर्तमान स्थिति क्या? वर्तमान स्थिति मूल अधिकार जो है वो निदेशक तत्व पर उच्चतर है। मूल अधिकार को निदेशक तत्व के ऊपर रखा गया है, पर संसद निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन से संविधान के मूल ढांचा जो है उसको क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर उसको क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। बाकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए मूल अधिकार पर संशोधन किया जा सकता है। तो ये वर्तमान स्थिति है। अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों में। मूल अधिकार ये नकारात्मक है, ये राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। निर्देशक तत्व ये सकारात्मक है, ये राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मूल अधिकार नकारात्मक कैसे हैं? वो राज्य के पावर्स को कम करते हैं कि राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, राज्य बहुत सारी चीजें ऐसी, तो नकारात्मक तौर पे काम करता है। और ये सकारात्मक, ये डायरेक्शन देता है सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को ये प्रोटेक्ट करना चाहिए, सरकार को ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, ये न्यायोचित होते हैं मूल अधिकार, ये जस्टिसेबल है, इनके हनन पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं इन्हें लागू कराने के लिए। और ये गैर न्यायोचित होते हैं, नॉन जस्टिसेबल, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, आप न्यायालय में जाके इन्हें लागू नहीं करा सकते। मूल अधिकार, इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है, और निदेशक तत्व इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र इसकी स्थापना करना है। चौथा, मूल अधिकार ये कानूनी रूप से मान्य है और इन्हें राजनैतिक और राजनैतिक मान्यता प्राप्त है। और पांचवा, इन्हें लागू करने के लिए एक विधान की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः लागू है। कोई ऐसा नहीं कि कोई फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाना पड़े। फंडामेंटल राइट्स अपने आप में एक राइट है, फंडामेंटल राइट्स अपने आप में लॉ हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निदेशक तत्व इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए ये बोला गया कि वन और वन्य जीव इनकी रक्षा करना, ये अनुच्छेद, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, ये खुद से लागू नहीं होते हैं। और दूसरी बात, इन्हें नैतिक और राजनैतिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, और मूल अधिकार जो है ये कानूनी रूप से मान्य है। छठा,
न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक और अवैध घोषित करे। अगर कोई भी ऐसी विधि बनती है जो मूल अधिकार का हनन करती है तो न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि उसे वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक और इलीगल, अवैध घोषित कर दे। तो सरकार ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बना सकती है जो कि आपके मूल अधिकार का हनन कर सके। लेकिन निदेशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकती। ठीक है, तो अगर निदेशक तत्वों का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसी कोई पॉलिसी है तो न्यायालय इस बेसिस पर उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अवैध घोषित नहीं कर सकती है। यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इन्हें निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। अब कुछ निदेशक तत्व जो भाग 4 के बाहर है, जैसे अनुच्छेद 325, ये भी निर्देश देते हैं एक तरीके सरकार को। ये क्या है? संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों की नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के दावों का इनका ध्यान रखा जाएगा। तो कोई भी संघ या राज्य के अंदर कोई भी सेवा है, पद है, उसमें जो शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति और शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, इनके जो दावे हैं उनको, इनके जो क्लेम्स है उनको ध्यान में रखेगी सरकार। अनुच्छेद 350 का मातृभाषा में शिक्षा, जो मदर टंग है, उसमें शिक्षा को प्रोत्साहन करने की बात की गई। जो प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी जो है वो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं, इसकी व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनके जो चिल्ड्रन है, उनको शिक्षा के प्राथमिक स्तर, जो प्राइमरी लेवल है, उनको उसमें जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो सरकार ये ट्राई करेगी कि उन्हें वो मदर टंग, उनकी जो मातृभाषा है, उसमें मिले। कुछ एक और है अनुच्छेद 351, हिंदी भाषा का विकास। तो संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसको प्रमोट करे और उसका विकास करे। ये भाग 4 के बाहर कुछ निदेशक तत्व है, तो ये यहीं पे खत्म होता है। अब जो सीरियस लोग हैं वो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके के बेहतरीन लेसन्स आपको मिलेंगे। और जो सबसे बेस्ट चीज़ है जो इस समय चल रही है, जो सीरियस लोगों के लिए, वो ज्वाइन बटन पर एक कोर्स चल रहा है, पेड कोर्स चल रहा है ज्वाइन बटन पर, जहाँ पर 6000+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस बैच है। बहुत सारे लोग जो हैं इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये एक तरीके से रिवोल्यूशनरी कोर्स है और जिन लोगों ने भी इसे ज्वाइन किया उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेस्ट आया। मैं पर्सनली उन लोगों को जानता हूँ जो लोग ज्वाइन किया, उनका जो रिसेंट एग्जामिनेशंस हैं उन्होंने उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हैं। तो ये कोर्स जो है, अगर आप सीरियस हैं तभी ज्वाइन कर लीजिएगा, सीरियस नहीं है तो बिल्कुल ज्वाइन मत करिएगा, आप फालतू में आपका पैसा बर्बाद होगा। लेकिन अगर सीरियस है तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज आपकी जो मेहनत है इधर उधर बाकी कोर्सेज को ढूंढने में वेस्ट होगी। इससे बेटर यही कि इसे ज्वाइन कर लीजिए और अगले जितने भी एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, यूपीएससी, यूपी, पीसीएस, उसमें आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन होने वाला है। और अगर आपको कोर्स अच्छा लग रहा है तो ज्वाइन बटन पर 29 रुपये पर मंथ सपोर्ट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और रियल में मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए इसे इग्नोर मत करिए और सपोर्ट करिए। ठीक है, यूपीआई डायरेक्ट कर सकते हो, इधर उधर पैसा खर्च करने से अच्छा स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज को सपोर्ट करो, क्योंकि स्टूडेंट क्लास प्रयागराज आपको बहुत अच्छा कोर्स दे रहा है। ये रियलिटी है, जो भी सीरियस है ये चीज़ जानते होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।